बाबूजी, आपने तो कहा था कि 7 बजे तक ललित आ जाएगा और फिर हमने जाकर बंगले का सौदा करना और पैसे लेकर आने हैं। 8 बज रहे हैं, उसका अभी तक पता ही नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। टाइम का वैसे बहुत पंक्चुअल आदमी है, आया क्यों नहीं? आप फोन लगा कर देखिए ना। हाँ, ये ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है जी? मैं विशंबरनाथ दीवान। हम दोनों विशंबरनाथ दीवान जी को नहीं जानता हूं भैया। अरे ललित भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? कल ही तो आपने कहा था कि बंगले का सौदा तय हो चुका है, मलिक साहब मेरा बंगला खरीद रहे हैं, चलकर पैसे ले लेंगे। मैं और राजेश राह देख रहे हैं। अरे भैया, आपका बंगला नहीं बिकने वाला है। अरे क्यों नहीं बिकने वाला? अरे हम कह दिया ना, यदि आपका बंगला नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। कमाल करते हैं जी आप। अरे क्या हुआ बाबूजी? पता नहीं क्या बात हो गई। कल तक तो कह रहा था कि सौदा तय हो गया है, चलकर पैसे ले लो, और आज कह रहा है कि बंगला बिकेगा नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। पता नहीं उसने अपना इरादा क्यों बदल दिया। बाबूजी, ये स्टेट एजेंट्स होते ही ऐसे हैं, जबान के पक्के थोड़ी होते हैं ये। आप परेशान मत होइए। इस शहर में क्या कोई अकेला यही है क्या? हजारों हैं, हम किसी और के थ्रू भेज देंगे। लेकिन बेटा, आजकल प्रॉपर्टी का बिकना बहुत मुश्किल है। 1.5 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। पता नहीं क्या बात हो गई होगी। राजेश बेटा, मुझे माफ करना। जब तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब तक तुम बिजनेस का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं कोशिश करके कल किसी और एजेंट से बात करता हूं। जैसे ही सौदा तय होगा मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूंगा। बाबूजी, ठीक है, अब क्या किया जा सकता है? इंतजार करेंगे। ऊपर वाला नहीं चाहता होगा हम लोगों को अलग करना। अब उसकी मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है? जो होना है वो होकर ही रहेगा। सुभद्रा, मुझे इस बात का तो दुख होना चाहिए कि फिर से मेरे बिजनेस में रुकावटें आ गई, मार्केट में मेरा नाम खराब हो जाएगा। लेकिन पता नहीं, अंदर से मुझे एक शांति सी मिल रही है और एक अजीब खुशी का एहसास हो रहा है। सच बताऊं, मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिल रहा है। गुस्से में, जल्दबाजी में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में जो फैसला किया सो किया, लेकिन जब आकाश और शशि ने हम लोगों के साथ जाने से इनकार कर दिया तब पता नहीं अंदर ही अंदर मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं अपनी नजरों से गिर रही थी। हम लोगों को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था और हम लोग अपने बारे में ही सोच रहे थे। हाँ, औलाद से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। हम लोग औलाद की खुशी का ध्यान ना करके अपनी खुशियों को देख रहे थे, इसलिए शायद ऊपर वाले ने किया है, और जो किया है अच्छा ही किया है। जो होगा सबका साथ में होगा। ऊपर वाले ने हमें एक बंधन में बांधा है तो वो चाहता है कि इस बंधन में ही जिए हम। सुमित, तुम्हें कुछ पता चला? क्या हुआ? लगता है हमारा बंगला नहीं बिकेगा। पता है, वो अपने एजेंट है ना ललित भाई, वो आए थे। कहने लगे कि वो इस बंगले का सौदा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक दो एजेंट और भी आए थे, उन्होंने ही मना कर दिया। लेकिन बाबूजी फिर भी पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी ना किसी तरह इस बंगले का सौदा हो ही जाए। अब ये बंगला नहीं बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा। इस शहर का कोई भी ब्रोकर इस घर का सौदा नहीं करेगा। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं और अरुण भैया उस एजेंट के पास गए थे और ऐसी बातें कहकर आए कि अगर वो ये घर बिकवाना भी चाहेगा तो भी नहीं बिकवाएगा। ऐसा क्या कह दिया तुम लोगों ने? हमने उसे ऐसी धमकी दी है, वो तो क्या, इस शहर का कोई भी ब्रोकर इस घर की तरफ देखने दे सकता। बहुत अच्छा किया, मैं तो बहुत। भाई तुम लोग कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, हैं? यही सोच रहे हो ना कि ये बंगला बिक गया तो हम लोग कहां जाएंगे? अरे बंगला नहीं बिकेगा। सच अंकल? हाँ, ये बंगला बिक ही नहीं सकता। ये आप कैसे कह रहे हैं? अरे सब सेटिंग कर दी हम लोगों ने। देखो, अब ना ये बंगला बिकेगा, ना बंटवारा होगा, ना हम लोगों को छोटे छोटे फ्लैट्स में चाहिए। अरे
हम सब लोगों को एक साथ यही रहना है, यही जीना है और यही मरना है। बड़ी खुशी की बात है अंकल। शुक्र है बंटवारा होते होते बच गया। अब बंटवारे की बात भूल जाओ, वो बात खत्म हो गई। ये जो हम लोग ने हिम्मत की है ना, ये उसी का नतीजा है। क्यों अंकल? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम लोगों ने कोई स्टेप न लिया होता तो शायद इस बंगले का सौदा हो ही जाता। तुम लोगों की वजह से ये बंगला बिकने से बच गया है। इसी तरह एकता को बनाए रखने के लिए हमेशा डटे रहना। देखा तुम लोगों ने एकता में कितनी शक्ति होती है, बिगड़ता हुआ काम भी बन जाता है। और इसी एकता की वजह से विशंबरनाथ दीवान का बंगला कभी नहीं बिक सकता, कभी नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस घर को बिखरता देखकर मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हो रही थी। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे बाबूजी और दादी माँ की हो रही थी। आप लोग तो अलग हो जाते और अपने फ्लैटों में चले जाते, लेकिन बाबूजी और दादी माँ इस उम्र में कहाँ जाते। थैंक गॉड, जो कुछ करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। इतनी बड़ी बात हो गई पर आपने फोन पे मुझे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा कि बंगला बिकने की बात हो रही है। अब इतनी बड़ी बात हो गई थी तो फोन पर क्या कहता? मैंने सोचा कि तुम घर पर आ जाओगी, तुम तब फिर तुम्हें बताऊंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बंगला नहीं बिका। अगर बिकता तो मालूम है लोग क्या कहते? लोग कहते कि विशंबरनाथ दीवान का परिवार सिर्फ बर्बाद ही नहीं हुआ, फुटपाथ पे आ गया। बात कुछ ऐसी ही हो गई थी। और किसी ने ये बात सोचने की कोशिश नहीं की कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो मैंने और सुमित ने फैसला किया कि बंगला बिके ये अच्छी बात नहीं है। बाबूजी ने तो मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो तो अपने इस फैसले पर अडिग थे कि नहीं बंगला बेचना ही है, पैसे लेने भी जा रहे थे। ऐन वक्त पर भगवान ने हमारी लाज रखी। जब बात यहाँ तक आई थी तब सौदा क्यों नहीं हुआ? तुम किसी से कहोगे तो नहीं? मैं कैसे किसी से कहूँगी? हुआ क्या कि असल में मैंने और सुमित ने जाकर उस एस्टेट एजेंट को धमका दिया। हमने उसे ये भी कह दिया कि अगर शहर के किसी और एजेंट ने भी ये बंगला बिकवाया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बस वो एजेंट डर गया, उसने मना कर दिया। अब बाबूजी ने और बहुत से एजेंट्स को कांटेक्ट किया, सबने मना कर दिया। इस चक्कर में ये बंगला बिकने से रह गया। बहुत अच्छा हुआ। मालूम है अगर बंगला बिकता तो लोग किसे दोषी ठहराते? किसे? इस घर की बहुओं को। लोग कहते कि बहुओं ने बेटों को भड़काया और घर तोड़ दिया। मैं नहीं चाहती थी कि कभी ऐसा हो। अरुण, अगर बंगला बिकता ना तो मैंने तय किया था कि मैं वापस नहीं आऊंगी, हमेशा माँ के घर पे पड़ी रहूंगी। तुम कमाल की औरत हो। बंगले की वजह से तुम अपने पति को छोड़ने को तैयार थी? अरुण, जब इज्जत का सवाल आता है ना तब इंसान कुछ भी छोड़ देता है। और इंसान के लिए सबसे बड़ी इज्जत की बात होती है उसका घर। चलो अच्छा है, अब के बाद ये घर कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिकेगा। बाहर जा रहे हो? हाँ। अच्छा, मैं काफी दिनों से आपसे पूछना चाहती थी कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हें अचानक मेरे बिजनेस की फिक्र क्यों होने लगी? नया नया बिजनेस है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। और पत्नी होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपसे पूछूं। अच्छा, बात यह है या कोई और बात है? अच्छा, बिजनेस क्या आप अकेले ही संभालते हैं? हाँ, तुम मेरे बिजनेस के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? देखो पूनम, तुम एक औरत हो और औरत का फर्ज होता है घर को संभालना। चुपचाप घर को संभालो, मेरे बिजनेस में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दखल नहीं दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पायल भी एक औरत है। अच्छा, बात ये है, कुछ ना कुछ चाहती हो और कुछ और रही हो। तुम्हें जरूर किसी ने पायल के बारे में कुछ कहा होगा, है ना पूनम? तो सुनो, पायल मेरी बिजनेस पार्टनर है। हम दोनों साथ में घूमते फिरते हैं, साथ में डिनर करते हैं, आपस में हमारी मीटिंग्स चलती रहती है, क्योंकि अगर बिजनेस है तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन तुम्हें हमारे बीच में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बिजनेस मीटिंग ज्यादा से ज्यादा शाम तक चलती है। ये रोज रोज साथ में डिनर लेना मुझे कुछ। एक बात कान खोलकर सुन लो पूनम, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कब का खत्म हो गया है। मैं किसी के साथ लंच करूं या डिनर करूं,
इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप मुझ पर चाहे जितना भी जुल्म करें, गालियां दें, कुछ भी कर लें, वो सब मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन मेरे होते हुए दूसरी औरत के साथ अगर आप कोई... पायल मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और हमारी आपस में अच्छी दोस्ती है, और मेरी नजरों में उसे तुमसे ज्यादा इज्जत है। देखिए, पत्नी और दोस्त में बहुत फर्क होता है। पत्नी पति के दुख सुख दोनों में काम आती है, मेरे दोस्त सिर्फ सुख में काम आते हैं। अरे दुख में तो वो छोड़कर चले जाते हैं। मेरी और पायल की दोस्ती वैसी नहीं है। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि वो कैसी दोस्ती है। बताने वाले ने तो यहाँ तक बताया है कि बहाना है सिर्फ बिजनेस का। खामोश! मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और मेरी बिजनेस पार्टनर है। हमारा आपस में कोई गलत संबंध नहीं है। और वैसे भी अगर हमारा कोई गलत रिश्ता है भी तो तुम क्या करोगे? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही आपसे। लेकिन मैं जानता हूं तुम क्या करोगी। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे छोड़ दोगी, या ये घर छोड़कर चली जाओगी, या फिर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। तो ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो पूनम, आइंदा कभी तुमने पायल के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। पूनम, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी। फिर से सुनील ने कुछ कह दिया? ये कोई नई बात थोड़ी ना है, अब तो उम्र भर का रोना है। उनकी नफरत, इस तरह की बातें मुझे आखिरी दम तक सुननी पड़ेगी, और मैं सुनूंगी। क्योंकि पिताजी, आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस घर के सिवाय मेरा कोई ठिकाना नहीं है, और जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसे मजबूरी में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ। हेलो। हाय मामा, सिमरन बोल रही हूँ। हाँ सिमरन, कैसी हो? तुमने तो फोन करना ही छोड़ दिया। हाँ मामा, मेरे एग्जाम्स थे ना, अभी खत्म हुए हैं, उन्हीं की तैयारी में लगी हुई थी। मामा, मेरे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें तो उम्मीद थी। अच्छा बताओ, आ कब रही हो? मैं बस परसों की फ्लाइट से आ रही हूँ। जल्दी आ जाना बेटा, वी आर मिसिंग यू टू मच। बस मम्मी, अभी 2 दिन की बात है, परसों मिलते हैं। सी यू, बाय। सुनिए, हमारी सिमरन आ रही है। एग्जाम्स हो गए उसके? हाँ, फर्स्ट क्लास आई है। अरे वाह! मुझे पूरा यकीन था कि हमारी बेटी फर्स्ट क्लास में ही पास होगी। कब आ रही हो? परसों। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उसके आने की खबर सुनकर ज्यादा खुश नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बच्ची आ रही, वो भी इतने दिनों बाद, और मैं खुश नहीं होंगी? नहीं, मुझे ऐसा लगा। तुम उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, फिर इतने दिन तुमने उसके बगैर कैसे गुजार लिए? आरती थी ना। आरती? आरती और सिमरन में क्या कोई फर्क नजर नहीं आता तुम्हें? पूजा चली गई, उसके बाद सिमरन अमेरिका चली गई, मैं पूरी तरह अकेली हो गई। आरती का करके मेरा दिल लगने लगा। मैं तो उसे मेरी बेटी ही मानती हूँ। देखो, अब सिमरन आ रही है, तुम आरती को कहीं और शिफ्ट कर दो, क्योंकि सिमरन अपने कमरे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं समझा दूंगी उसे, वो मेरी बात मानेगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? जो लड़की अपनी बहन पूजा को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो किसी गैर लड़की को कैसे बर्दाश्त करेगी, जबकि वो उसे जानती तक नहीं? अब देखिए, मैं दोनों की दोस्ती करा दूंगी, और एक बार दोस्ती हो जाएगी ना, तो दोनों इकट्ठे रहेंगे एक कमरे में। वरना आरती कहाँ रहेगी? देवयानी दादी माँ ठीक कहती है, अब बहुत हो गया है। तुम अपनी बेटी के साथ उसे शामिल कर रही हो, हमारी बेटी का मकान दे रही हो उसे। देखो, हमारी बेटी आएगी तो उसे उसका कमरा मिलना चाहिए। आरती से कहो कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले, हॉल में सो जाया करे कहीं। ऐसे अच्छा लगता है क्या? वो इधर उधर सोती फिरे, बेचारी मेहमान है।
मेहमान वो होता है जो 2-4 रोज में चला जाए। वो न जाने कब से यहाँ रह रही है और पता नहीं कब यहाँ से जाएगी। आप उसके जाने की बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि वो एक मेंबर हो गई हमारे घर की। घर की मेंबर अगर हो गई है वो, तो उसे एडजस्ट करके रहना सीखना होगा। जमुना, क्या बात है? बहुत गुस्से में लग रहे हैं आप। तुम अपने बेटे को समझा दो, आजकल वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। ऐसा क्या कह दिया उसने? क्या नहीं कहा उसने? आज उसने फिर से बहू से उल्टी सीधी बातें कह दी। बहू के बोलने से ऐसा लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। अच्छा, तुम तो जानती हो मैं पूनम की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी आंखों में आंसू का मतलब है मुझ में और तुम में कोई कमी है। हमारे होते हुए अगर वो रोती है, उसे दुख होता है, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूनम जब अपने माँ बाप से बगावत करके यहाँ आई थी तो हमने उसे तसल्ली दी थी कि हम तुम्हें दुनिया की हर खुशी देंगे, तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। याद है ना? मैं भी हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि पूनम खुश रहे, उसकी आंखों में आंसू ना आए। लेकिन जब से सुनील ने बिजनेस करना शुरू कर दिया है, पूनम से ज्यादा ही दूर होता चला गया है। आप तो जानते ही हैं, सुनील ने पूनम से इसलिए शादी की थी क्योंकि उसको उसके पिता की जायदाद मिलने वाली थी। मैं जानता हूँ। आपको तो याद ही होगा, पूनम के पिता इस शादी के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं थे। बेचारी पूनम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गई थी। सुनील ने सोचा था थोड़े दिनों के बाद, शादी के बाद तो पूनम के पिता मान जाएंगे, राजी हो जाएंगे और अपनी बेटी को आधी जायदाद दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूनम के पिता ने अपनी जायदाद से उसे बेदखल कर दिया। बस यही बात दिमाग में बैठ गई और सुनील पूनम को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब भी मैं समझाती हूँ उसे लगता है कि मैं उसकी खुशी से जल रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ ना। उससे कहने से क्या होता है? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो। मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की है। तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। मैंने तुम्हें पूरा अधिकार दे रखा है। तुम्हें माँ बनकर उसे समझाना होगा। अगर मैं समझाने जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि मैं गुस्से में आकर कोई भी फैसला कर सकता हूं। सिर्फ तुम्हारा मुंह देखकर मैं उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर मैं समझाने पे आऊं तो 1 सेकंड में समझा सकता हूं। मैं भी तो उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो तुम्हारी समझता क्या है? जब मैं समझाने जाता हूं तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, चालाक बनता है। मैं उसे डांटता हूं तो तुम बीच में आ जाती हो। लेकिन अगर ये सब चलता रहा तो मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर वो बहू पे और जुल्म करेगा तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा तो वो याद रखेगा कि बाप अगर ठान ले तो औलाद को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश जरूर करूंगी।